दोस्तों, हर गांव की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। नाशिक का एक गांव, जिसे लोग उसके असली नाम से नहीं बुलाते, उसे बस एक नाम दिया गया है, शापित गांव। यह कहानी उसी गांव की है और उस शाप की जिसने दशकों से वहां कदम रखने वाले हर इंसान को निगल लिया। कहानी शुरू होती है आरव से, एक 26 वर्षीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो रहस्यमयी जगहों और अनसुलझी घटनाओं की कहानियां रिकॉर्ड करता था। उसके YouTube चैनल के लाखों फॉलोअर्स थे और हर वीडियो में वो ऐसी सच्चाइयां दिखाता था जिनसे बाकी लोग आंखें बंद कर लेते थे। लेकिन इस बार उसे एक कमेंट मिला। नाशिक के पास एक गांव है जहां रात में इंसान नहीं, कुछ और चलता है। अगर हिम्मत हो तो जाओ। आरव ने पहले इसे इग्नोर किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वही कमेंट अलग अलग अकाउंट से आने लगा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। होशियारी और जिज्ञासा के बीच उसने तय किया वो जाएगा। और इस बार उसके साथ थीं सिया, उसकी टीम की रिसर्च एक्सपर्ट, और रघुराम, एक अनुभवी स्थानीय गाइड जो उस इलाके की हर जानकारी थी। सिया पढ़ाई में तेज, लेकिन डर के मामले में और भी तेज। वो बार बार कहती, आरव, ऐसी जगहों में सिर्फ भूत नहीं होते, इंसान भी खतरनाक होते हैं। लेकिन आरव हंसकर कहता, डर हमें कहानी तक लेकर जाता है और कहानी हमें लोगों तक। तीनों नाशिक पहुंचे। शहर की चमक धीरे धीरे खत्म होने लगी और रास्ता पहाड़ियों की ओर मुड़ने लगा। कुछ दूर जाने पर सड़क कच्ची हो गई, पेड़ों की घनी कतारें शुरू हो गईं। हवा में मिट्टी और पुराने लकड़ी की गंध थी और शाम की रोशनी तेजी से ढलने लगी। रघुराम ने घबराते हुए कहा, साहब, यह रास्ता रात को कोई नहीं जाता। गांव तक पहुंचना आसान है, पर लौटना न जाने किसके नसीब में होता है। आरव कैमरा ऑन करता है और कहता है, और आज हम वही देखने जा रहे हैं जो लोग देखना नहीं चाहते हैं। कुछ देर बाद रास्ते के किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड मिला जिस पर नाम मिटाया हुआ था। बस एक शब्द बचा था, शापित। सिया ने कांपते हुए कहा, अगर किसी गांव का नाम मिटा दिया गया है तो समझ लो वहां कुछ बहुत बड़ा हुआ है। रघुराम ने हां में सिर हिलाया। इस गांव के लोग एक रात में गायब हो गए थे। न शव मिले, न सामान, बस खाली घर और बंद दरवाजे। ऐसा लगता है जैसे वो जगह खुद लोगों को खा गई हो। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर कहीं सियारों की आवाज। और तभी एक पुरानी तिरछी पगडंडी के बीच से धुआं उठता दिखा, जैसे कोई आग अभी अभी बुझी हो। रघुराम डर गया और कहा, साहब, यह अच्छा संकेत नहीं है। सालों से इस गांव में कोई नहीं रहता, फिर धुआं कहां से आया? आरव ने कैमरा उस दिशा में घुमाया। उसे पगडंडी के पीछे कोई सफेद परछाई दिखी, लेकिन जैसे ही फोकस करने लगा वो गायब हो गई। सिया ने फुसफुसाते हुए कहा, आरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यह जगह सिर्फ खाली नहीं है, यह हमें देख नहीं है। और इसी डर, जिज्ञासा और रहस्य से भरी हवा के बीच हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है। तीनों अब शापित गांव के ठीक सामने खड़े थे। टूटे घर, सूखे कुएं, खुली खिड़कियां। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बरसों से वहीं रुका हुआ है, पर हवा बता रही थी कि कोई अब भी यहां चलता है। और अब आरव, सिया और रघुराम उस जगह में कदम रखने वाले थे जहां न तो आवाजें मरती हैं और ना ही आत्माएं। रात शापित गांव पर पूरी तरह उतर चुकी थी और अब डर परछाइयों का रूप लेकर उनके सामने खड़ा होने वाला था। आरव, सिया और रघुराम गांव के अंदर कदम रखते हैं। कंकड़ पर उनके कदमों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी, मानो कोई सुन रहा हो।
मानो पूरा गांव जाग गया हो। पहला अजीब संकेत। गांव का पहला घर टूटा हुआ था, दरवाजा अध खुला। आरव ने कैमरा अंदर घुमाया। कमरा खाली, दीवारों पर दरारें, कोने में टूटा हुआ चूल्हा और सामने की दीवार पर उकेरा हुआ एक बड़ा शब्द, भाग जाओ। रघुराम ने कांपते हुए कहा, यह चेतावनी किसके लिए है? यहां तो पिछले 20 साल से कोई नहीं रहा। सिया ने दीवार को छूने की कोशिश की और उसका हाथ छूते ही दीवार इतनी ठंडी हो गई जैसे अंदर बर्फ हो। उसने हाथ पीछे खींच लिया। यह जगह कुछ कह रही है आरव। आरव सब रिकॉर्ड करता रहा। उसकी आंखों में डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। दूसरा संकेत। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था, पानी काला और गहरा, जैसे मौत नीचे बैठी हो। सिया ने झुककर देखा और अचानक पानी में लहरें बन गईं, मानो किसी ने अभी कूदा हो। वो चौंक गई। यहां तो हवा भी नहीं है, पानी ऐसे हिर कैसे सकता है? आरव ने कैमरा कुएं के अंदर घुमाया और अचानक फुटेज में किसी का चेहरा दिखा। एक पल के लिए, फिर गायब। रघुराम डर गया और कहा, साहब, यहां लोग कहते थे कि कुएं में एक परिवार डूब मरा था। उनकी आत्माएं रात में प्यासे भटकती हैं। आरव ने उसकी बात अनसुनी कर दी, पर फुटेज देखते हुए उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उस फ्रेम में जो दिखा था वो इंसान नहीं था। तीसरा संकेत। अब वो गांव के एक बड़े 2 मंजिला घर में पहुंचे। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन जैसे ही आरव ने उसे छुआ, वो अपने आप धीरे धीरे खुल गया, जैसे कोई अंदर इंतजार कर रहा हो। घर में धूल जमी हुई थी, लेकिन एक चीज अजीब थी। फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे के हों। सिया डर गई और कहा, 20 साल पहले यह गांव खाली हुआ था। ये ताजे पैरों के निशान किसके हैं? रघुराम ने कहा, इस गांव में आखिरी मौत एक बच्चे की हुई थी। उस रात पूरी बस्ती ने चीखें सुनी थी। अचानक ऊपर की मंजिल से ठाक की आवाज आई, फर्श जैसे किसी भारी चीज ने मारा हो। आरव ने कैमरा ऊपर किया। कोई है वहां? कोई जवाब नहीं, लेकिन ऊपर के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। सिया चीख पड़ी, आरव वापस चलो। पर आरव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके हर कदम की आवाज पूरे घर में फैल रही थी। सिया और रघुराम मजबूरी में उसके पीछे गए। चौथा संकेत। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक लंबा अंधेरा गलियारा देखा। अचानक आखिरी कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कमरे में लालटेन जल रही हो। रघुराम घबराता हुआ बोला, साहब, इस गांव में बिजली नहीं है, ये रोशनी किसकी है? आरव ने कदम बढ़ाए। कमरा करीब आने लगा। दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से बल खाती फुसफुसाहट सुनाई दी। आ गए। सिया जम गई, उसकी सांस थम गई। आरव ने तुरंत दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली, कोई लालटेन नहीं, कोई इंसान नहीं। बस कमरे के कोने में एक छोटी गुड़िया पड़ी थी। चेहरा काला जला हुआ, आंखें फटी हुई, हाथ में खून के निशान, और दीवार पर लिखा था, वो लौट कर आएगी। पांचवा संकेत। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकले, गांव के बीच से एक भयानक चीख गूंजी, इतनी तेज कि पूरा गांव हिल गया। सिया अपने कान ढंककर गिर पड़ी। रघुराम भागने लगा। साहब, वो जाग गई। मैंने कहा था, ये गांव शापित है। आरव ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। कोई नहीं, पर धुएं के बीच में एक लंबी अस्थिर परछाई उनको देख रही थी। परछाई हर पल और पास आ रही थी, धीरे धीरे, बिना पैरों के हिले, जैसे हवा में तैरती हो। आरव ने कैमरा उठाया। कौन है वहां? दिखाओ अपना चेहरा। अचानक परछाई रुक गई और एक ठंडी टूटी हुई आवाज आई, मैं दिखाती हूं। और उसी पल सब लाइट बंद।
पूरी अंधेरी, बस कैमरे की छोटी लाल रिकॉर्डिंग लाइट जली हुई। कुछ कदम उनकी ओर बढ़े, फिर एक खरोंच जैसी आवाज, घस घस। सिया हिलकर बोली, आरव, मेरे पीछे कुछ है। आरव ने टॉर्च चालू की और रोशनी जैसे ही जली, उनके ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी, आधी सड़ी हुई, चेहरा छलनी की तरह टूटा हुआ, आंखें गहरी काली और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो मुस्कुराई, तुम घर आ गए। रघुराम जमीन पर गिर गया। भागो, ये वही है, गांव की आखिरी आत्मा। औरत चिल्लाई, अब कोई नहीं जाएगा। पेड़ हिलने लगे, हवा तेज, गांव जैसे जिंदा हो गया। आरव ने कैमरा पकड़ा और चिल्लाया, भागो। तीनों जान बचाकर भागे, टूटे घरों के बीच, सूखे रास्तों पर, कुएं के पास से निकलते हुए भी। लेकिन गांव का रास्ता अब गायब था। अब वो फंस चुके थे एक ऐसे गांव में जो अपने मेहमानों को कभी वापस नहीं जाने देता। शापित गांव का रास्ता अब बंद हो चुका था और आरव, सिया और रघुराम अब उस जगह कैद थे जहां परछाइयां इंसानों से ज्यादा जिंदा थीं। तीनों तेजी से भाग रहे थे, उनके पैरों की आवाज, उनकी सांसें और हर तरफ से आती फुसफुसाहट, तीनों चीजें एक दूसरे में मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थीं जो किसी भी इंसान को पागल कर दे। जब वो गांव के बीच वाले हिस्से में पहुंचे तो आश्चर्य से रुक गए। गांव पहले जैसा नहीं था। जहां पहले टूटे घर थे, अब वहां पूरे घर मौजूद थे, जैसे गांव 20 साल पहले का रूप लेकर खड़ा था। दीवारें नई थीं, लालटेनें जली हुई थीं, चूल्हों से धुआं निकल रहा था। गांव जिंदा हो गया था। सिया ने कांपते हुए कहा, यह कैसे संभव है? आरव ने कैमरे में रिकॉर्ड किया, इस गांव में समय रुकता नहीं, ये लौटता है। रघुराम जमीन पर बैठ गया, उसकी आंखों में पागलपन सा डर था। ये वही रात है जब पूरा गांव मरा था। अचानक उनके कानों में लोगों की आवाजें आने लगीं, महिलाओं के चिल्लाने की, बच्चों के रोने की और पुरुषों के दौड़ने की आवाजें, पर वहां कोई इंसान दिख नहीं रहा था। सिया कांपते हुए बोली, ये परछाइयां हैं उनके आखिरी पलों की। और तभी सड़क के बीच में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, बिल्कुल साफ, जैसे अभी जिंदा हो। वो बार बार एक ही बात दोहराता था, भागो, वो आ रही है, वो सभी को ले जाएगी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और अगले ही पल वो धुएं की तरह गायब हो गया। गली के कोने से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत नजदीक, बहुत ठंडी, कोई रुक जा, पीछे मत मुड़ना। लेकिन डर में इंसान वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। सिया ने पीछे मुड़कर देखा और वही खड़ी थी वो औरत, आधी सड़ी, चेहरा काला, आंखें खाली, बाल उलझे और गीले। उसका नाम था गंगूबाई, गांव की पहली मौत। रघुराम चिल्लाया, मुड़ो मत, आंख मत मिलाना, वरना। पर बात पूरी होने से पहले गंगूबाई सिया के बिल्कुल सामने खड़ी थी, उसका चेहरा सिया की आंखों से केवल 1 इंच दूर। गंगूबाई ने फुसफुसाया, तुम लोग क्यों आए? सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। आरव ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, दौड़ो। तीनों भागे। गंगूबाई की चीख पूरे गांव में गूंज उठी, वो चीख जो इंसान से नहीं, किसी क्रोधित आत्मा से आती है। वे गांव के मंदिर के पास पहुंचे। दरवाजा टूटा, मूर्ति आधी जली हुई और ठीक मंदिर के बीच एक काला पत्थर पड़ा था जो रक्त की तरह चमक वाला था। आरव ने उसे छूने ही वाला था कि रघुराम चिल्लाया, नहीं, मत छुओ, ये वही पत्थर है जिस पर पहली बार बलि दी गई थी। आरव चौंक गया, बलि? किसकी? रघुराम ने कांपते हुए कहा, इस गांव के लोग सालों पहले काली पूजा में एक गलत रिवाज करते थे। जब वो एक लड़की को जिंदा बलि देने वाले थे, उसकी चीख ने इस गांव को शाप दिया। सिया डर के मारे फुसफुसाई, और वो लड़की कौन थी? रघुराम धीरे बोला, गंगूबाई। और तभी मंदिर की दीवारों पर खून उभर आया, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो, वो वापस आई है। मंदिर के बाहर धीरे धीरे परछाइयां जमा होने लगीं, पहले 2, फिर 5, फिर दर्जनों। सबके चेहरे जले हुए, कुछ के हाथ उल्टे मुड़े हुए,
कुछ की गर्दनें कटकर लटक रही थीं और सबसे भयावह उनकी आंखें नहीं थीं। सिया और आरव एक दूसरे से चिपक गए। आरव ने कैमरा उठाकर रिकॉर्ड किया और तभी सभी परछाइयां एक साथ बोलीं, हमारा बदला अभी बाकी है। उनके शरीर हवा में उठने लगे। मंदिर की शिखा खुद ब खुद फट गई और अचानक सब चुप। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। सिर्फ एक दरवाजा खुला, गांव की आखिरी कोठरी का। तीनों कोठरी की ओर बढ़े। दरवाजा टूटा हुआ था, पर अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। कमरे में प्रवेश करते ही उन्हें जमीन पर एक बड़ा लाल गोला दिखा, जो बलि के लिए बनाया जाता था। कमरे की दीवारों पर नाम लिखे थे, सैकड़ों, और आखिरी नाम था आरव। उसका खून सूख गया। सिया ने चीख पड़ी, ये कैसे? ये नाम यहां कैसे आया? आरव डर गया। वो पीछे हटने ही वाला था कि कमरे की छत से गंगूबाई उतरती हुई दिखाई दी, सीधे उल्टी, छत से लटकती हुई। उसका शरीर सांप की तरह मुड़ा हुआ। आज भी एक बलि अधूरी है, उसने कहा, और वो तुम हो। रघुराम ने बोलने की कोशिश की, गंगूबाई हमें छोड़ दो, हम। लेकिन गंगूबाई ने उसकी तरफ देखा। एक दूसरा चेहरा उसके चेहरे से उभरा और रघुराम वहीं गिर गया। उसका शरीर ठंडा हो चुका था। सिया और आरव डर से वहीं जम गए। गंगूबाई बोली, जब तक मेरी आखिरी बलि पूरी नहीं होगी, गांव किसी को नहीं छोड़ेगा। आरव चिल्लाया, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गंगूबाई धीरे से मुस्कुराई, तुम दुनिया को दिखाने आए थे। वो उसके बिल्कुल पास आ गई, चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोली, अब दुनिया तुमको देखेगी। और अचानक गांव की सारी परछाइयां उनके चारों ओर घूमने लगीं। गति बढ़ती गई, हवा तेज। धीरे धीरे उनका घेरा इस कदर मजबूत हो गया कि भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब बचा था गंगूबाई का अंतिम हमला। गंगूबाई की आत्मा अब पूरी शक्ति में थी। परछाइयां और हवाएं सभी उसके आदेश पर चल रही थीं, और आरव और सिया उस मौत के घेरे के बीच एकमात्र जिंदा इंसान। गांव की सैकड़ों आत्माएं एक गोल घेरा बनाकर आरव और सिया के चक्कर लगा रही थीं। उनकी गति इतनी तेज कि हवा में काले भंवर बनने लगे। सिया कांपते हुए बोली, आरव, ये हमें मार देंगी। गंगूबाई हवा में तैरते हुए उनके सामने उतरी। उसकी अधजली साड़ी लहर रही थी, चेहरा काली राख से अटा हुआ, और उसके होंठों पर एक भयावह मुस्कान। एक अधूरी बलि आज पूरी होगी। आरव चीखा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मार रही हो? गंगूबाई ने हवा में हाथ घुमाया और उनके पीछे दीवार पर पुराने समय की एक परछाई उभरी। गांव के बुजुर्गों की बैठक। वहां एक आदमी लोगों को आदेश दे रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आवाज गूंजी, आज बलि उसी के घर की लड़की की होगी। वो लड़की गंगूबाई थी, और वो आदमी। धीरे धीरे छवि साफ हुई। वो रघुराम था। सिया दंग रह गई। रघुराम? लेकिन वो तो हमारे साथ। गंगूबाई ने कहा, उसने अपने पाप छुपाने के लिए तुम्हें यहां लाया, ताकि अगली मौत उसकी ना होकर तुम्हारी हो। नीचे पड़ा रघुराम का मृत शरीर अब धीरे धीरे काला होने लगा। उसकी मौत गंगूबाई के द्वारा दी गई पहली सजा थी। गंगूबाई ने अपनी उंगली धीरे धीरे उठाई और सीधा आरव की तरफ इशारा किया। तू आया है मेरी कहानी दुनिया को दिखाने। उसके हाथ हवा में घूमने लगे और पूरा गांव हिलने लगा। आरव के पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी। दीवारों पर खून की धारें बहने लगीं। आसमान काला हो गया। सिया चिल्लाई, कृपया उसे छोड़ दो, हम चले जाएंगे। गंगूबाई मुस्कुराई, कोई यहां से नहीं जाता जब तक शाप पूरा ना हो जाए। अचानक उसने हाथ हवा में फेंका और आरव का शरीर 3 फीट ऊपर हवा में उठ गया। उसकी गर्दन पीछे झुक गई, आंखें सफेद हो गईं। वो दर्द से तड़प रहा था। लेकिन तभी सिया ने गंगूबाई की आंखों में एक पल के लिए दर्द देखा। वो चीखी, गंगूबाई,
हमें पता है तुम मासूम थीं, तुम्हारी हत्या हुई थी। गंगूबाई अचानक रुक गई। घेरा थोड़ा कमजोर हुआ। हवा की चीख धीमी पड़ी। सिया ने हिम्मत करते हुए कहा, तुम्हारी लड़ाई हमसे नहीं है, तुम्हारी लड़ाई उन लोगों से थी जो तुम्हें मार डालना चाहते थे। गंगूबाई की आंखों से काले आंसू गिरने लगे। बीते समय की आवाजें हवा में गूंजने लगीं। उस रात की चीखें, जब उसे मंदिर में खींच कर ले जाया गया था, उसकी अंतिम चिल्लाहट और उसकी मौत। सिया बोली, तुम्हें बदला मिल चुका है, रघुराम मर चुका है, अब शांति पालो। गंगूबाई का चेहरा एक पल के लिए इंसान जैसा हो गया। आरव अभी भी हवा में तैर रहा था। गंगूबाई ने उसकी ओर देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। गंगूबाई, मैं मुक्ति चाहती हूं, पर यह शाप मुझे छोड़ता नहीं। सिया दौड़कर मंदिर की ओर गई। वहां बलि वाले पत्थर के चारों ओर एक पुरानी तांत्रिक लकीर बनी हुई थी। सिया चिल्लाई, गंगूबाई, तुम्हें बांधने वाली ये रेखा है, ये मिट जाएगी तो तुम भी मुक्त हो जाओगी। गंगूबाई अचानक डर गई। नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन सिया ने पत्थर उठाकर वो रेखा तोड़ दी और उसी पल पूरा गांव चीखा। इमारतें ढहने लगीं, कुआं फट गया, हवा में आग लग गई। गंगूबाई दर्द से तड़पने लगी, जैसे कोई अदृश्य बंधन टूट रहा हो। और फिर एक जोरदार चमक के साथ उसका शरीर हवा में घुल गया। आरव जमीन पर गिरा, सांसें तेज पर जिंदा। सभी परछाइयां धीरे धीरे धुएं की तरह मिटने लगीं। पहली बार गांव पूरी तरह शांत हो गया। सिया ने आरव को उठाया। दोनों गांव से बाहर निकलने लगे। अब रास्ता साफ था। घाटी में सूरज उग रहा था। 20 साल बाद पहली बार आरव ने पीछे मुड़कर देखा। गांव अब सिर्फ खंडहर था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडा। सिया ने कहा, चलो, सब खत्म हो गया। आरव धीमी आवाज में बोला, हाँ, शायद। पर तभी टूटी हुई कुएं की दीवार पर कुछ हल्का चमका। आरव ने ध्यान से देखा। वहां एक छोटी गुड़िया पड़ी थी, वही जो उस रात कमरे में मिली थी। और उस गुड़िया के होंठों पर धीरे धीरे मुस्कान उभरी। अभी नहीं। सवारी घाटी पर सुबह हो चुकी थी और शापित गांव अब बस खंडहर बन चुका था। गंगूबाई की आत्मा जैसे हमेशा के लिए मुक्त हो गई थी। कम से कम आरव और सिया को यही लगा। दोनों गांव से निकलकर मुख्य सड़क तक पहुंचे, जहां उनकी गाड़ी खड़ी थी, थके हुए, टूटे हुए, लेकिन जिंदा। आरव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और एक लंबी सांस लेकर कहा, खत्म हो गया सिया, हमने उसे मुक्त कर दिया। सिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, अब कोई और नहीं मरेगा। दोनों गाड़ी में बैठ गए। आरव ने कैमरा उठाकर चेक किया। सब फुटेज सुरक्षित था, वो फुटेज जिसे दुनिया देखेगी और दहलेगी। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप प्ले होने लगी। एक आखिरी रात का एक फ्रेम, जहां गंगूबाई हवा में उठकर चिल्ला रही थी। लेकिन फ्रेम के आखिर में कुछ नया दिखा। एक परछाई गंगूबाई के पीछे नहीं, बल्कि ठीक सिया के पीछे खड़ी थी। आरव घबरा गया। ये कब रिकॉर्ड हुआ? ये पहले क्यों नहीं दिखा? सिया चौंक कर बोली, मुझे तो कोई पीछे नहीं आया था आरव। आरव ने स्क्रीन पर उंगली रखकर बोला, ये देखो, ये आकृति, ये गंगूबाई नहीं है। परछाई का चेहरा बिल्कुल सिया जैसा था, बस आंखें गायब थीं, मुंह फटा हुआ था और गर्दन एक तरफ मुड़ी थी। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? अचानक कैमरा स्क्रीन पर खून जैसे लाल धब्बे फैलने लगे और स्क्रीन पर लिखा उभर आया, बलि पूरी नहीं हुई। आरव ने तुरंत कैमरा बंद किया। सिया कांपती हुई आवाज में बोली, लेकिन हमने रेखा मिटाई थी, गंगूबाई मुक्त हो गई थी। आरव धीरे धीरे बोला, हाँ, गंगूबाई मुक्त हो गई थी, लेकिन सोचो, बलि किसकी होने वाली थी? सिया के कदम रुक गए। हवा भारी हो गई। एक पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा। आरव बोला, शाप व्यक्ति पर नहीं होता, खून की लकीर जिसके ऊपर गिर जाए उस पर शाप लग जाता है। और अचानक सिया को याद आया, जब वो मंदिर में दौड़कर रेखा मिटाने गई थी, उस समय खून का एक कतरा सीधे उसके पैर पर गिरा था। वो वहीं जम गई, उसकी सांसें रुक गईं। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा और फुसफुसाया, सिया, तुम्हारा नाम उस कमरे की दीवार पर क्यों नहीं लिखा था, जबकि मेरा और सबका था?
सिया की आंखें अचानक पूरी सफेद हो गई, चेहरा फीका, होंठ नीले। वो बोली, क्योंकि मैं बलि हूं। और उसकी गर्दन धीरे धीरे एक तरफ मुड़ने लगी। गाड़ी अपने आप लॉक हो गई। हर खिड़की का शीशा धुंध से भर गया और धुंध के बीच लिखा हुआ दिखा, अब अगली तुम्हारी बारी है। गाड़ी के अंदर लाल रोशनी भर गई और आखिरी चीख कैमरे में दर्ज हुई, सिया भागो। लेकिन गाड़ी कहीं नहीं गई। किसी ने दरवाजा बाहर से पकड़ रखा था और अगले ही पल कैमरा जमीन पर गिर गया। रिकॉर्डिंग वहीं बंद हो गई। दोस्तों, हर गांव की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। नासिक का ये शापित गांव, जिसने न जाने कितने लोगों को निगल लिया, शायद आज भी वहीं खड़ा है, अपनी अगली बलि का इंतजार करता हुआ। गंगूबाई की आत्मा को शांति मिली या नहीं, ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है और सिया की आखिरी चीख अब भी उस घाटी में गूंजती है, अभी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद उससे भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। और याद रखिए, कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कुछ जगह आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है।